नमस्कार। आपका स्वागत है एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। रात की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी, जैसे किसी ने उस पे अदृश्य हाथ रखकर उसकी गर्मी चुरा ली हो। गांव के उस पुराने जंगल के किनारे बसा घर, जिसे लोग वर्षों से अभिशप्त बताते थे, अब अपने अंधेरे कोनों में किसी अनकही कहानी के जागने का इंतजार कर रहा था। अंबर ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी मां की मौत के बाद यहां अकेला रह जाएगा। पर जिंदगी अक्सर इंसान को वहीं ले आती है जहां उसे जाने से सबसे अधिक डर लगता है। बचपन में उसने दादी से इस घर और जंगल की कहानियां सुनी थीं। कहानियां जिनमें रोते हुए बच्चों की आवाजें, दीवारों पर उभरती परछाइयां और रात में खुद ब खुद बजने वाली घंटियों का जिक्र होता था। वो सब तब मजाक लगता था, पर अब वही कहानियां उसकी सांसें रोकने लगी थीं। पहले कुछ दिन सब सामान्य थे, बस पुरानी लकड़ी की दीवारों की चरमराहट, छत से टपकती बूंदें और दूर कहीं से आती साएं साएं। पर तीसरी रात ने उसके भीतर कहीं गहरे छिपे भय को जगा दिया। वो रात बिजली और तूफान से भरी थी। अचानक बिजली चमकी और अंबर की नींद टूट गई। उसने दीवार को देखा तो ठिठक गया। दीवार पर ताजा खरोंचें बनी थीं, इतनी ताजा कि उनमें से प्लास्टर जैसे गिरा हो। खरोंचों को जोड़ने पर एक आकृति उभरती थी, छोटी, गहरी, चमकती आंखें, एक लंबा सा चेहरा और उसके चारों तरफ ऐसे निशान जैसे किसी ने जमीन पर घुटनों के बल चलकर दीवार तक पहुंचा हो। उसके भीतर एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई। उसने मोबाइल उठाकर तस्वीर ली, पर बाद में मोबाइल में वो आकृति गायब हो चुकी थी। तस्वीर में सिर्फ फीकी रेखाएं दिख रही थीं। उसे लगा शायद ये नींद और डर का भ्रम है। पर हर अगले दिन और रात में वो निशान और बढ़ते गए। चौथी रात उसे किचन की दीवार पर खरोंचें मिली। पांचवी रात दरवाजे की दहलीज पर एक अजीब मीठी सी पर बदबूदार गंध हर रात के करीब आने पर घर में फैल जाती। ऐसा लगता मानो किसी ने पुराने फूल और गीली मिट्टी को सड़ाकर हवा में मिला दिया हो। एक शाम जब वो अलमारी खोल रहा था, उसे पीछे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। शब्द किसी भाषा के नहीं थे, बस सुर, जैसे कोई बच्चा गुनगुना रहा हो। उसने झटकर पीछे देखा। अंधेरे कोने में कोई आकृति झुकी खड़ी थी। आंखें नहीं दिखीं, पर उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस हुई। वो चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गया, पर बाहर भी अजीब सन्नाटा था। सड़क खाली थी, हवा बंद थी, जैसे पूरा गांव सांस रोके उसे देख रहा हो। सुबह जब वो लौटा तो दरवाजे पर मिट्टी के निशान थे, घुटनों के बल चलकर छोड़ी गई लंबी रेखाएं, जिनके अंत में सूखी लाल लकीर थी। अब उसे डर नहीं, शक होने लगा कि ये घर को छुपा रहा है। वो गांव के बुजुर्गों के पास गया, पर कोई भी स्पष्ट कुछ नहीं बताता था। कुछ कहने लगे कि घर शापित है, कुछ बोले कि जंगल में आत्माएं घूमती हैं, पर कोई भी उसके सवालों का सीधा जवाब नहीं देता था। उसी शाम वो गांव की पुरानी पुस्तकालय गया। बड़े अखबारों के ढेर में उसे 50 साल पुराना एक लेख मिला, जिसका शीर्षक था वो रात जो लौट कर आई। लेख में उसी घर का जिक्र था। उसमें लिखा था कि एक परिवार, मां और 2 बच्चे, एक रात रहस्यमयी दुर्घटना में मारे गए थे। लोग कहते थे कि वो पागल होकर एक दूसरे पर टूट पड़े थे, पर कुछ लोग दावा करते थे कि उस रात जंगल से कोई और चीज आई थी जो उन्हें खींच ले गई थी। अंबर का दिल बैठ गया। क्या उसकी मां का इस परिवार से कोई नाता था? उसने नाम मिलाने की कोशिश की और एक धुंधला सा संबंध मिला, पर कहानी पूरी नहीं थी। घर लौटकर उसने मां के पुराने बक्से खोले। उसमें उसे पुराने पत्र मिले, अंग्रेजी में लिखे हुए, जिनमें किसी ने बच्चों की आत्माओं के चक्र, अधूरी प्रार्थनाएं और दीवारों पर उभरने वाले संकेतों का उल्लेख किया था। एक पत्र में लिखा था, जो दीवारें पुरानी स्मृतियां संजोए बैठी हैं, उन्हें छेड़ने से पहले अतीत को शांत करना आवश्यक है। ये पढ़कर उसकी रीढ़ सुन्न हो गई। उसी रात उसे फिर वही गुनगुनाहट सुनाई दी। इस बार आवाज अधिक साफ थी, जैसे कोई लड़की कोई लोरी गा रही हो। पर उसके बाद आवाज टूटने लगी, हिचकी के साथ रोने जैसे। अंबर ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है? अंधेरे की गहराई से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी।
हमें वापस ला दो। अंबर का दिल धड़कने लगा। ये आवाज किसी वयस्क की नहीं थी, ये बच्चे की आवाज थी। अगले दिन वो मंदिर के बूढ़े पुजारी से मिलने गया। पुजारी ने उसका चेहरा देखते ही कहा, तुमने आवाज सुन ली है, अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अंबर ने कांपते हुए पूछा, कौन? पुजारी ने जवाब दिया, जिन्हें कभी विदा नहीं किया गया, जिन्हें भूल गया ये गांव। फिर पुजारी ने एक जगह का नाम लिया, पुराना कुआं। कहा, सच वहीं बताएगा। रात के समय अंबर अकेला कुएं तक गया। वहां भी दीवारों पर खरोंचे थीं। पानी पर एक कागज तैर रहा था। उसे उठाकर देखा, उस पर अंबर की मां का हस्ताक्षर था। नीचे लिखा था, उन्हें लौटा दो। अब शक नहीं रहा कि अतीत की कोई कहानी उसकी मां से जुड़ी थी। घर लौटकर उसने पत्रों में बार बार आता एक नाम पढ़ा, रवि। गांव में पूछने पर पता चला कि रवि वही परिवार का बेटा था जो वर्षों पहले गायब हो गया था। कुछ कहते थे कि वो भाग गया, कुछ कहते थे कि उसने आत्मा को क्रोधित कर दिया था। कहानी अब और भी उलझ गई। उसी रात घर में अचानक खिड़की जोर से हिली। एक साया दिखाई दिया, धुंधला पर स्पष्ट, इतना कि अंबर बेजान सा हो गया। साया बोला नहीं, पर उसके आसपास से बच्चों की फुसफुसाहटें आती रहीं। तुम यहां क्यों आए? हमें क्यों नहीं छोड़ा? हमें क्यों याद नहीं किया? आवाजें बढ़ती गईं और अंबर ने महसूस किया कि ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक कैद है। सवाल ये था कि किसकी कैद और किस वजह से? उसकी मां ने क्या छुपाया था? क्यों उसे इस घर की चेतावनी कभी नहीं दी? उसी रात उसे एक पुरानी डायरी मिली, किसी बच्चे की लिखाई में। उसमें लिखा था, मां कहती है दीवारों से बात मत करो, पर दीवारें मुझे बुलाती हैं। अगली लाइन पढ़कर अंबर के रोंगटे खड़े हो गए। अगर कभी भी दीवार पर आंखें दिखें तो मत भागना, वो देखती नहीं, इंतजार करती हैं। अब सब समझ में आने लगा। ये घर किसी अधूरी कहानी का बोझ ढो रहा था, और अब वो बोझ अंबर पर आ गया था। अंबर ने दीवारों पर उभरती आंखों और पुराने नामों की सूची को सामने रखकर ठान लिया कि अब कोई मुड़कर नहीं जाएगा। जो कुछ भी उसके आसपास हो रहा था, वो अब सिर्फ भय का संकेत नहीं था। ये एक पुकार थी, जिसे अनसुना कर वो और लोगों को खतरे में डाल रहा था। अगले कुछ दिनों में उसने गांव के उन बुजुर्गों को ढूंढ निकाला, जिनके पास यादों की चादरें बटी हुई थीं। उनका जवाब अक्सर एक सा था, हम भूल गए थे, पर अब यादों की लौ फिर सीने में जाग उठी है। अंबर ने हर नाम को जोड़ा, हर फोटो की पृष्ठभूमि पढ़ी और हर कहानी को उन बच्चों के चेहरे से मिलाने की कोशिश की जो अब दीवारों पर झलकते थे। काम आसान नहीं था। कई नाम धुंधले थे, कई कहानियां भ्रमित और कई लोगों के पास थोड़ी सी यादें ही बची थीं। पर अंबर को कोई ठहराव नहीं चाहिए था। हर रात की खुनरुद आवाजों ने उसकी नींद ऐसे चुराई कि दिन में वो काम पर जाया करता और रात में पुरानी यादों को जगाया करता। एक शाम जब गांव का मृदुल सूर्य ढल रहा था, अंबर ने कुछ युवा साथियों को साथ लिया और मंदिर की पुरानी किताबों की तरफ चल पड़ा। किताबों की परतों में उसे कुछ दस्तावेज मिले, कागज जिन पर गंभीर अक्षरों में लिखा था कि उस अनाथालय के बच्चों को कभी सही तरीके से नाम नहीं दिए गए थे। वे सिर्फ संख्याएं थे। संख्या जब नाम नहीं बनती तो वो एक तरह की पहचान हानि होती है, और पहचान हानि के साथ आत्मा भटकती है। अंबर ने महसूस किया कि शायद यही बुनियादी कारण था, नामों की अहमियत। उसने तय किया कि वो बच्चों को सिर्फ पुकारेगा ही नहीं, बल्कि उनका जीवन चित्र भी गांव में प्रदर्शित करेगा, ताकि लोग उन आंखों को देखें और उन्हें याद रखें। इस विचार ने उसे रातों की उस दहशत से एक उद्देश्य दिया। रात उस गांव पर फिर से छाई, पर अब अंबर की तैयारी अलग थी। उसने चौकन्ना पहरा रखा, दीवारों की हर खरोंच को नोट किया और हर आवाज को रिकॉर्ड किया। उसने शहर से एक पुराना रिकॉर्डर मंगवाया और रात भर चलने वाली ध्वनियों को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग सुनने पर उसमें सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं थीं, कभी-कभी एक लोरी की झिल्लियां, कभी-कभी बचपन के झगड़े और हंसी के टुकड़े भी थे। उन ध्वनियों में एक बार सुनाई दिया, माँ, इतनी महीन और टूटती आवाज कि सुनने वाले का दिल भी पसीज जाए।
अंबर ने सोचा कि ये संकेत है कि बच्चों को सिर्फ नामों से नहीं, उनकी कहानियों से भी जोड़ा जाना चाहिए। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, हम सबको मिलकर इन बच्चों की याद में रोज कुछ वक्त देना चाहिए। उनकी कहानियां सुनना, उनके नाम पढ़ना और उनके लिए प्रकाश जलाना। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहा, कुछ ने व्यर्थ की बातें बताया, पर कई बुजुर्गों ने आंखें भरकर हामी भरी। अगले हफ्ते गांव में एक छोटा सा समारोह रखा गया। अंबर ने घर के तहखाने से वो फोटो निकाली जिसमें उसकी माँ और बच्चे थे। फोटो को उसने बड़ी सफाई से प्रेस कराकर फ्रेम करवाया और गांव के बीचों बीच रख दिया। लोग आए, कुछ हंसे, कुछ रोए और कुछ चुप रहे। जब अंबर ने उन बच्चों के नाम पुकारे, रामू, गोपी, नीलू, सावित्री और रवि, हवा में अचानक ठंडक आई और मंदिर की घंटियां जैसे खुद ब खुद हल्की सी बजीं। दीवारों से धूलें उतरने लगीं और उन पर उभरती आंखों का भाव मानो शांति प्राप्त होता गया। पर जैसे ही अंबर ने रवि का नाम लिया, एक तेज ठहाका हुआ। ऐसा नहीं मानो अदालत का निर्णय आया हो, पर मानो कोई पुराना दर्द चिल्ला उठा। सब लोग कांप उठे। साया, जो अब तक सिर्फ गुजर चुकी परछाई थी, उसकी आकृति फिर से प्रकट हुई, पर इस बार उसके स्वर में कोई नरमी नहीं थी, बल्कि एक कटुता थी। उसने कहा, तुमने उसे बुलाया तो, पर उसके आरोप कितने सच हैं? अंबर ने हिम्मत करके कहा, हमें सच्चाई चाहिए, हमें जानना है कि किसने क्या किया। साया ने ज्यों ही अपने शब्द छोड़े, हवा में एक पुराना दृश्य उभर आया। एक पंक्ति जैसे कोई फिल्म चल रही हो, रवि का एक अक्स, उसके हाथ में कुछ कागज और फिर एक तकरार जिसमें गांव के कुछ प्रधान दिखाई देते थे। उसने देखा कि रवि ने जमीन बेचने के बाद पैसे लेकर शहर चला गया था, पर गांव की मदद के वायदे कहीं अधूरे रह गए थे। कुछ लोग बोलते हैं कि रवि ने ही उस रात शराब पीकर घर छोड़ दिया था, कुछ कहते हैं कि उसका शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हुआ था। साया की आवाज में अब पीड़ा के साथ एक गहरा क्रोध भी था। उसने हमें छोड़ दिया, पर सच्चाई एक ही चेहरा नहीं दिखाती, ये कई टुकड़ों में टूटती है। अंबर ने गहन जांच शुरू की, किसी दस्तावेज में, किसी खाते में, किसी पुराने बकाया नोट में, जो भी छोटा निशान मिल सकता था। उसने पाया कि कुछ दस्तावेज सचमुच मिटा दिए गए थे। रवि का नाम शायद बदनाम हुआ ताकि जमीन सस्ते दामों पर बिक सके। किसी ने मुंह कहा, किसी मोड़ पर सबने साथ छोड़ दिया। इसने अंबर के अंदर एक कड़ा प्रश्न छोड़ दिया, क्या बदला लेने की भावना ही उन बच्चों को बांधे रखती थी? क्या साया ने सिर्फ न्याय चाहा था या सिर्फ किसी कसूरवार को दंडित करना चाहती थी? इन सवालों के बीच अंबर ने निश्चय किया कि वो न्याय की तरह दया भी दिखाएगा, क्योंकि बच्चे खुद दोष नहीं करते। समय के साथ गांव ने उस स्मृति दिवस को रोज मानना शुरू कर दिया। लोग आते, उन बच्चों की कहानियां सुनाते और दीवार पर उनके चित्रों को देखते। ऐसा करने से धीरे धीरे दीवारों पर उभरती आंखें फीकी होने लगीं और रात की फुसफुसाहटें ढीली पड़ने लगीं। पर एक रात जब अंबर अकेला घर पर था और पुरानी डायरी पढ़ रहा था, उसने महसूस किया कि कुछ अभी भी अधूरा है। एक आखिरी चपत। दीवार की सबसे ऊंची खरोंच के पास एक छोटा सा निशान था, एक निशान जो कभी निचली मिट्टी में दबाया गया कुछ दिखाता था। अंबर ने मिट्टी खोदी और एक पुराना ताबीज निकला। उस पर कुछ बच्चे की उंगली के निशान थे और एक छोटी सी पुटी जिसमें लिखा था, हम वापस आएंगे। उसके साथ एक कागज की रसीद भी मिली जिस पर रवि का नाम था, पर रसीद पर नोट था कि पैसे गांव के विकास में लगाए गए थे। ये दस्तावेज स्पष्ट नहीं था, ये सच में रवि के पक्ष में था या फिर दस्तावेज फैब्रिकेट था। पर जो निकला उसने अंबर को और गहराई में झांकने के लिए प्रेरित किया। कांपती रातों की एक और घटना ने सब कुछ उलझा दिया। एक बच्चे की आत्मा जिसे अंबर याद करता रहा, अचानक आत्मप्रकाश में बदल गई और उसने कहा, मां मेरे पास आई, पर उसे कोई सुन नहीं पाया। ये वाक्य अंबर के दिल में छेद कर गया। उसने महसूस किया कि साया की पीड़ा केवल रवि के धोखे से नहीं थी, ये पीड़ा उस उपेक्षा की भी थी जिसको गांव ने वर्षों तक नजरअंदाज किया था। साया की मांग अब न्याय से ऊपर उठकर मां का चाह बन गई थी कि कोई उनके बच्चों को मां की तरह बहाल करे। अंबर ने अपनी मां के पुराने दोस्तों से संपर्क किया
और उन्हीं के माध्यम से पता किया कि उसकी मां ने वर्षों पहले कुछ बच्चों को गोद लिया था, पर उनकी औपचारिक रिकॉर्डिंग कभी नहीं हुई थी। मां ने कहा होगा कि जिन बच्चों को उसने अपनाया वे उसके परिवार की तरह हैं, पर समाज ने कभी उनके अस्तित्व को सुना नहीं। ये जानकर अंबर की आंखें भर आईं। उसने अपनी मां के पत्रों में छिपे हुए प्रेम को महसूस किया और साथ ही एक गहरे अपराध बोध को भी कि उसकी मां ने ये सब अकेले क्यों झेला। एक ठंडी सुबह गांव में एक भारी बादल छाया और अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अंबर ने देखा कि दीवारों पर बनी आखिरी आंखें भी अब धुलकर फीकी हो रही थीं। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक अंतिम अनुष्ठान किया। न केवल बच्चों के नामों का उच्चारण, बल्कि उनकी छोटी छोटी खुशियों की बातें भी साझा कीं। उनका पसंदीदा खेल, उनका हंसना, उनकी छोटी छोटी परेशानियां। जैसे जैसे कहानियां कही गईं, हवा में एक हल्की सी हलचल आई और साये का स्वर बदल गया। क्रोध में क्षमाशीलता मिल रही थी। साया ने आखिरी बार कहा, तुमने हमें नाम दिए, तुमने हमें जगह दी, अब हम जा रहे हैं। और फिर एक बादल जैसा सन्नाटा छा गया। ना ही खुशी, ना ही पीड़ा, सिर्फ एक शांति जो भीतर तक थर्रा देती हो। समय के साथ गांव का वो घर सचमुच बदल गया। दीवारों पर अब बच्चों के रंग बिरंगे चित्र थे और उनकी कहानियां किताबों में दर्ज थीं। अंबर ने उस स्मृति स्थान को स्थायी रूप दे दिया, एक छोटी सी दीवार जहां हर साल नए अनुरोध और कहानियां चिपकाई जाएंगी। पर उसकी सावधानियां खत्म नहीं हुईं। वो जानता था कि यादें नाजुक होती हैं और भूलने का रोग मानवीय है। इसीलिए उसने गांव में शिक्षा की एक छोटी पहल भी शुरू की, बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कैसे अपनी कहानियां और अपने नाम सुरक्षित रखें। ये थोड़ी सी कामयाबी थी, पर जो सबसे बड़ा सबक मिला वो ये था कि सम्मान और याद ही अक्सर आत्माओं को शांति देती हैं और जीवितों को भी इंसान बनाए रखती हैं। कई साल बाद जब अंबर वृद्धावस्था की ओर बढ़ा, वो अक्सर दीवार के पास खड़ा होता और उन तस्वीरों को देखता जिन्हें उसने अपने हाथों से सजाया था। उसे कभी कभी फिर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती, पर अब वो शोर नहीं बल्कि बच्चों की हल्की हंसी होती, एक तरह का आभार। उसने अपनी मां की तस्वीर के पास एक छोटा सा चमकता लकीर सा नोट रखा, तुमने जो किया वो याद रहेगा। और फिर एक शाम जब सूरज ढलता हुआ सुनहरा रोशनी घर की छत पर डालता, अंबर ने महसूस किया कि अब वो घर किसी के भय का अड्डा नहीं रहा, बल्कि एक जीवित स्मृति का पृष्ठ बना हुआ है। उस रात वो दीवारों को देखकर मुस्कुरा उठा और कहा, तुम्हारी कहानियां अब किसी को भयभीत नहीं करेंगी, हम उन्हें याद रखेंगे। दीवारों से कोई उत्तर नहीं आया, पर हवा की हल्की सरसराहट ने जैसे आभार व्यक्त किया। कहानी का आखिरी पृष्ठ इस तरह नहीं लिखा गया कि हर चीज पूर्ण रूप से खत्म हो गई, क्योंकि जिन गहरे दर्दों को समाज दबा देता है वे बार बार उभर आते हैं अगर रोज ध्यान न दिया जाए। पर उस गांव में अब लोग हर वर्ष उन बच्चों की याद में एक दिन निकालते हैं और दीवार पर लगे चित्रों को नए रंगों से सजाते हैं। अंबर ने अंतिम सांस तक उस स्मृति दीवार की रखवाली की और उसकी मृत्यु के बाद भी गांव वालों ने उसी की तरह ये परंपरा जारी रखी। किसी तन्हा रात में जब चांद अपना नया रूप दिखा देता और पेड़ों की पत्तियां धीमे से हिलतीं, मंदिर की घंटियां बज जातीं, एक सूक्ष्म मधुर ध्वनि जो दूर से आती और कहती धन्यवाद। और शायद यही कहानी का असली अर्थ था कि नाम, याद और सम्मान ही वो तीन चीजें हैं जो अतीत की आत्माओं को शांति देती हैं और जीवितों को भी इंसान बनाए रखती हैं।